हाय गाइस, मैं हूं आयुषी एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लीगल करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। इन द पास्ट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस द लीगल करंट अफेयर्स फॉर द जुलाई पीरियड। हम बेसिकली जो भी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आते हैं वो डिस्कस करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, फार्म बिल्स एंड मॉनसून सेशन में जो भी लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट्स आई थी, all those have already been discussed, and if you haven't seen those videos you can go to the playlist section. वहां पर लीगल करंट अफेयर्स प्लेलिस्ट में आपको वो सारी वीडियोस मिल जाएंगी। एंड इफ यू वांट दैट फ्यूचर में ऐसी वीडियोस आपकी मिस ना हो, देन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन फॉर इमीडिएट नोटिफिकेशंस। चलिए शुरू करते हैं विद द फर्स्ट जजमेंट जो हमें आज देखने की जरूरत है। Now, while discussing these judgment, one important aspect from the exam point of view is कि जब हम judgments को देख रहे हैं and we are looking at the ratio of the judgments, तो कुछ चीजें हमें देखने की जरूरत है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल्स इन्वॉल्व हैं या कोई ऐसा एरिया है जिसको ये जजमेंट टच अपॉन कर रही है, वो ऑब्वियसली करेगी विद रिस्पेक्ट टू अ लॉ, जो हमें जानने की जरूरत है। इट मे हैपन कि जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट जजमेंट पे ना आए, बट देन जजमेंट में जो कंटेंट है, जो रेशियो है, उसको उठाकर कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन दिस जजमेंट जो बात हो रही है, इट इज पर्टेनिंग टू द सब क्लासिफिकेशन फॉर शेड्यूल कास्ट कैटेगरी। तो हमको ये पता होना चाहिए कि रिजर्वेशन जो है वो किस किस को दिया जाता है, एंड कॉन्स्टिट्यूशन क्या अलाउ करता है कि रिजर्वेशन कहाँ तक एक्सटेंड कर सकता है, प्रमोशंस में जाता है, अपॉइंटमेंट्स में जाता है, कुछ रीसेंट चेंजेस अगर हुए हैं जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई है वो आपको पता होना चाहिए, फर्दर कोई और चेंज हुआ है वो आपको पता होना चाहिए। इस जजमेंट में क्वेश्चन आया था कि सब क्लासिफिकेशन विद इन द कैटेगरी ऑफ शेड्यूल कास्ट वो अलाउड होनी चाहिए या नहीं। अब ये क्वेश्चन आया था इन द वेक ऑफ द 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 10% रिजर्वेशन देती है टू द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। सो इट वाज सेड दैट जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अब बनाई गई है, जिनके लिए कुछ क्राइटेरिया सेट है, वो लोग एससी कैटेगरी में भी फॉल कर सकते हैं। तो अब ऐसे लोगों के लिए क्या होगा, वेदर दिस सब क्लासिफिकेशन और सब कैटेगराइजेशन विद इन एससी कैटेगरी विल बी अलाउड और नॉट। तो इस जजमेंट में कोर्ट ने ये बोला था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा था, सो द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट हैव एन आइडिया कि इस टाइप की रिजर्वेशन भी हो सकती है। एंड ऑल्सो अगर इस सब क्लासिफिकेशन को डिनाई किया जाएगा टू द शेड्यूल कास्ट, देन इट विल अमाउंट टू violation of their right of equality and they will not be treated equally. फर्दर कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि इट इज इंपॉर्टेंट कि ये जो बेनिफिट्स होते हैं इन रिजर्वेशन से वो बॉटम लेवल तक जाए। एंड जो जनरल रिपोर्ट्स कोर्ट ने देखी इस केस में, उसके बेसिस पे कोर्ट ने ये बोला कि ये जो बेनिफिट हैं ये मोस्टली यूसुर्प कर लिए जाते हैं बाय दोज क्लास एंड कास्ट जो एडुकेटली रिप्रेजेंटेड हैं, एंड सो दीज कास्ट दे टेक अवे द बेनिफिट्स फ्रॉम द पीपल जिनको एक्चुअल में बेनिफिट मिलना चाहिए। तो वो बेनिफिट जो है वो इक्वली डिवाइड होना चाहिए अमंग्स ऑल क्लासेस। एंड द कोर्ट ऑल्सो सेड कि कास्ट, ऑक्यूपेशन और पॉवर्टी, ये तीन जो फैक्टर्स हैं ये इंटरलिंक्ड हैं, इंटरमिंगल्ड हैं। सो रिजर्वेशन ऐसे टाइम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, सब क्लासिफिकेशन रिजर्वेशन में इंपॉर्टेंट बन जाता है इस पर्पस के लिए। तो कोर्ट ने अपना जो पुराना जजमेंट था ईवी चिनैया वर्सेस स्टेट ऑफ एपी, जहां पर यह बोला गया था कि शेड्यूल कास्ट जो है वो अपने में ही एक होमोजेनियस ग्रुप है एंड उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, दैट विल अमाउंट टू वायलेशन ऑफ इक्वालिटी। बट कोर्ट ने बोला कि ये जो जजमेंट है इन व्यू ऑफ दिस अबव फाइंडिंग्स एंड ऑल्सो द फैक्ट जो इंदिरा साहनी का जजमेंट आया था, तो उस जजमेंट को इस केस में बोला गया था कि वो सिर्फ ओबीसी पे अप्लाई करता है। जो डिवीजन था क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर, तो वो सिर्फ ओबीसी के रिस्पेक्ट में होता है, शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी के रिस्पेक्ट में नहीं होता है। तो इस जजमेंट के रेशियो को रिविजिट करने को बोला है कोर्ट ने कि लार्जर बेंच जो है वो इस इशू को देखे कि सब क्लासिफिकेशन विद इन द कैटेगरी ऑफ शेड्यूल कास्ट परमिटेड होनी चाहिए। एंड ऑल्सो ये जो मैटर है अब वो 7 जज बेंच के सामने डाल दिया गया है। अब नेक्स्ट केस देखते हैं, विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा। इस केस में बेसिकली ये बोला गया था कि डॉटर्स का जो राइट है को पार्टनरी में, दैट इज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ बॉयज और द सन्स, एंड इट इज बाय बर्थ। तो जैसा कि आप जानते होंगे हिंदू सक्सेशन एक्ट में पहले सेक्शन 6 में ये था कि सिर्फ मेल्स को राइट था को पार्टनरी में आने का, प्रॉपर्टी में एक्ट करने का, एज अ कर्ता एक्ट करने का, एंड फीमेल्स को जो डॉटर्स थी उनका कोई भी राइट नहीं था। बट 2005 में अमेंडमेंट आया था जहां पर इस सेक्शन को चेंज करके ये बोला गया था
कि स्टेटस ऑफ कोपार्टनर जो है वो डॉटर पे भी एप्लीकेबल है इन द सेम मैनर एज दैट ऑफ सन, जिसकी सेम राइट्स एंड लाइबिलिटीज हैं एक सन की तरह जो होती है नॉर्मली हिंदू सक्सेशन एक्ट में। इस जजमेंट में कोर्ट ने ये बोला कि ये जो राइट ऑफ कोपार्टनरी है डॉटर्स का, जो 2005 के अमेंडमेंट से आया है, ये राइट उन्हें बाय बर्थ दिया जा रहा है, इट इज बाय बर्थ। सो इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि जो फादर है उस डॉटर का ही शुड बी लिविंग एज ऑन द डेट ऑफ अमेंडमेंट। जब अमेंडमेंट आई थी 9 सितंबर 2005 को, ये जरूरी नहीं है कि उस पर्टिकुलर डेट पे द फादर शुड बी अलाइव एंड ओनली देन द डॉटर कैन क्लेम अ राइट इन कोपार्टनरी। रादर इट वाज सेड दैट इट इज irrespective of the fact that whether the father copartner is alive or not, daughter gets a right in the copartnary right from the date of their birth. So in essence, daughters also enjoy the same right as sons in that of the copartnary property. Now for this judgment, apart from discussing कि डॉटर्स के पास इक्वल राइट है कोपार्टनरी का, उसके अलावा जब हम यहाँ पर सेक्शन 6 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट की बात कर रहे हैं, सो वी शुड नो कि व्हाट एसेंशियली इज कंटेन्ड इन सेक्शन 6। ये भी पूछा जा सकता है कि सेक्शन 6 में ऐसा ऐसा बोला गया था एंड ये अमेंडमेंट कब आई, 2005 में अमेंडमेंट आई, ये आपको पता होना चाहिए। तो ऐसी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, डू कीप लुकिंग देम अप वेन एवर वी आर डिस्कसिंग जजमेंट्स, ऑल्दो आई विल बी टेलिंग द सेम टू यू, बट जब आप अपने एंड से कुछ भी पढ़ रहे हैं ऐसा, देन यू शुड हैव एन आइडिया अबाउट दीज थिंग्स एंड यू शुड डेवलप दैट अंडरस्टैंडिंग कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगर मैं ये पर्टिकुलर जजमेंट पढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट जजमेंट इज हरि कृष्ण मंदिर ट्रस्ट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स। अब इस केस में क्या हुआ था कि कोर्ट ने ये बोला था कि जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है वो अब चाहे फंडामेंटल राइट नहीं रहा है, बट देन एट द सेम टाइम इट इज अ ह्यूमन राइट एंड अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 300A। अब आर्टिकल 300A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि नो पर्सन इज टू बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। सिर्फ लॉ के प्रॉपर प्रोसीजर से ही किसी इंसान को उसकी प्रॉपर्टी से डिप्राइव किया जा सकता है। द राइट टू हिज प्रॉपर्टी वेस्ट्स इन दैट पर्सन, एंड अगर कोई लॉ ऐसा कर रहा है किसी पर्सन को उसकी प्रॉपर्टी से डिप्राइव कर रहा है, तो ओनर जो है ही कैन ऑब्टेन रिस्टोरेशन ऑफ पोजेशन बाय फाइलिंग अ मैंडेमस अगेंस्ट द गवर्नमेंट। फर्दर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि हाई कोर्ट की जो पावर है अंडर आर्टिकल 226, जो रिट इशू करने की पावर है, रिट को अलाउ करने की पावर है, उसमें ये जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ रिट को ही इशू करे। इन फैक्ट उनकी ये पावर एक्सटेंड होती है टू द फैक्ट कि अगर कोई गवर्नमेंट या पब्लिक अथॉरिटी अपनी अथॉरिटी को रॉन्गली एक्सरसाइज करती है, जो उन्हें दिया गया है अंडर एनी स्टैट्यूट, रूल या पॉलिसी डिसीजन जो भी है गवर्नमेंट का, उसके अंदर जो भी पावर गवर्नमेंट या किसी पब्लिक अथॉरिटी को दी जाती है, तो कोर्ट के ऊपर ये ड्यूटी बनती है कि ये देखना कि वो जो पावर एक्सरसाइज हुई है वो ऐसी ना हो कि गवर्नमेंट मैलिफाइडली अपना डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करे या फिर कोई इररेलेवेंट कंसिडरेशन हो। तो अगर किसी इंसान को डिस्पोजेस किया जा रहा है from his property except as per the procedure under the law, then that person can proceed against the government for a writ petition, and High Court is bound to make sure that the government does not exercise wrong discretion in such cases. Now here the important aspect that we need to consider is कि right to property जो है उसका क्या बैकग्राउंड है, राइट टू प्रॉपर्टी कब इंट्रोड्यूस हुआ, फिर राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो फंडामेंटल राइट से हटके अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट रह गया है। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, कौन सी अमेंडमेंट से हुआ ये सब आपको पता होना चाहिए। प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में अमेंडमेंट नंबर 25th एंड 44th अमेंडमेंट, बोथ ऑफ दीज आर इंपॉर्टेंट एंड यू शुड नो अबाउट दीज अमेंडमेंट्स। देन नेक्स्ट देखते हैं प्रशांत भूषण का केस जो काफी फेमस था, कंटेम्प्ट के रिलेशन में ये केस हुआ था। प्रशांत भूषण हैड पोस्टेड सम ट्वीट्स जहां पर उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ बोला था, एंड जिसके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो एक्शन लेते हुए उनको होल्ड किया फॉर गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट, एंड द कोर्ट आस्क्ड हिम टू डिपॉजिट ₹1 विद द रजिस्ट्री, एंड अगर वो ऐसा नहीं करते हैं सो ही विल अंडरगो इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 months एंड विल बी डीबार्ड फ्रॉम प्रैक्टिस इन द सुप्रीम कोर्ट फॉर 3 years। अब इसके रिस्पेक्ट में प्रशांत भूषण already submitted the ₹1 that was asked, and also he filed a review petition
साथ ही साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी प्रशांत भूषण को नोटिस भेजा कि दैट वी आर टेकिंग डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट यू। उसके अगेंस्ट भी प्रशांत भूषण हैज गिवन हिज रिप्लाई दैट आई हैव ऑलरेडी डिपॉजिट द मनी दैट वाज आस्क्ड, एंड कोर्ट की जजमेंट में ये बोला गया था कि अगर पैसे नहीं डिपॉजिट होते हैं तभी ही विल बी डिबार्ड फ्रॉम द प्रैक्टिस एंड नॉट अदरवाइज। सो दैट इज एसेंशियली द केस। अब इसके रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी तरफ से देख लें थोड़ा सा कि कंटेम्प्ट कब इशू हो सकता है। पावर जो है सुप्रीम कोर्ट के पास कंटेम्प्ट की, वो कौन से आर्टिकल में है। इनफैक्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल को यूज करके अपनी पावर जो है वो एक्सरसाइज कर सकता है फॉर initiating suo motu proceedings in case of contempt. Then another famous case is that of Riya Chakravarti versus State of Bihar. We already know that the famous celebrity Sushant Singh Rajput was found dead in his house, जिसके रिस्पेक्ट में रिया चक्रवर्ती के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। तो उस इन्वेस्टिगेशन के चलते कोर्ट ने इस केस में कुछ चीजें बोली। ये बोला गया था कि जो ये केस है उसको हम मुंबई शिफ्ट करेंगे फ्रॉम बिहार, बिकॉज द father of the actor filed the case in Bihar, in the Bihar police station, and that was challenged by Riya Chakravarti saying that it should be shifted to Mumbai and बिहार का कोई jurisdiction नहीं है ऐसे में। सो कोर्ट ने ये बोला कि ये जो कोर्ट की पावर है अंडर सेक्शन 406 ऑफ द सीआरपीसी, ये पावर जो है वो कोर्ट को पावर देती है टू ट्रांसफर केसेस एंड अपील्स एंड नॉट एनी इन्वेस्टिगेशन। सो एसेंशियली सिर्फ केस या कोई अपील ही ट्रांसफर करा जा सकता है बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कोई भी इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर नहीं कर सकता फ्रॉम वन स्टेट टू द अदर। फर्दर कोर्ट ने बोला कि ये जो पटना पुलिस ने एफआईआर फाइल की है, दे हैव द लॉफुल जुरिस्डिक्शन टू रजिस्टर सच कंप्लेंट, बिकॉज अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होता है तो पुलिस के पास पावर है टू फाइल टू रजिस्टर एन एफआईआर। देन इट वाज सेड दैट जो सीबीआई इंक्वायरी चल रही है बाय द बिहार गवर्नमेंट, इट इज प्रॉपर, इट इज करेक्ट एंड इट इज लॉफुल। फर्दर कोर्ट ने ये भी बोला कि अगर इस केस से रिलेटेड कोई भी और नई चीज आती है, सुशांत सिंह की डेथ से रिलेटेड कोई भी अदर केस रजिस्टर होता है, तो वो भी सीबीआई देखेगी। एंड ऐसा बोलने के लिए कोर्ट ने अपनी पावर यूज करी अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम इनहेरेंट पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के लिए भी जानते हैं। काफी बार कोर्ट अपनी पावर यूज करता है अंडर दिस आर्टिकल एंड मेक सम डिसीजंस सो दैट जस्टिस कैन बी डिलीवर्ड। तो इस केस में भी यही हुआ है एंड कोर्ट ने इस आर्टिकल के अंडर अपनी पावर यूज करी है। फर्दर नेक्स्ट केस इज MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सो काफ़ी टाइम से चल रहा था सीलिंग ऑफ प्रॉपर्टीज़ को लेके इन दिल्ली। द इशू वाज कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में आप कमर्शियल काम नहीं कर सकते हो, तो उसके रिस्पेक्ट में ये केस काफ़ी टाइम से चल रहा है। बट क्या हुआ था कि जो कमिटी थी, मॉनिटरिंग कमिटी कोर्ट ने इस केस में बनाई थी, दैट कमिटी दैट वेंट ऑन टू सील द रेजिडेंशियल यूनिट्स इन दिल्ली। जबकि कोर्ट ने उनको ये बोला था कि आप ये देखिए कि रेजिडेंशियल प्रेमिसेस में कमर्शियल कुछ काम ना हो एंड उसके बारे में हमें रिपोर्ट सबमिट कीजिए। सो इस केस में बेसिकली कोर्ट ने ये बोला है कि ये जो भी सीलिंग करी गई है बाय द मॉनिटरी कमिटी ऑफ द रेजिडेंशियल प्रेमिसेस, दैट इज नॉट अलाउड। कमिटी को कभी भी ये ऑथराइजेशन नहीं था कि वो ऐसा एक्शन ले सके अगेंस्ट द रेजिडेंशियल प्रेमिसेस, एंड द कोर्ट हेल्ड कि इसको डीसील किया जाए जो भी प्रॉपर्टीज को सील किया गया है। लेट्स लुक एट द फाइनल केस ऑफ दिस वीडियो, दैट इज सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पर क्या हुआ था, पिटिशन फाइल हुई थी कि पीएम केयर्स फंड में जो पैसा आ रहा है उसको नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड में ट्रांसफर कर दिया जाए। ऑलरेडी पहले भी कुछ केसेस आ चुके हैं पीएम केयर्स फंड को लेके। आरटीआई का केस आया था कि पीएम केयर्स फंड जो है वो आरटीआई एक्ट के अंडर आता है या नहीं, जहाँ पे कोर्ट ने बोला था कि इट डज नॉट फॉल अंडर द आरटीआई एक्ट। एंड यहाँ पर भी कोर्ट ने ये पिटिशन डिसमिस करी कि जो फंड्स हैं पीएम केयर्स फंड में वो एनडीआरएफ में नहीं जाएंगे, ये गवर्नमेंट के ऊपर है। ये कोर्ट ने एंड में गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ा कि दे आर फ्री टू ट्रांसफर इफ दे वांट टू, बट यू कैन नॉट आस्क that the government should essentially transfer the funds from here to here. Further कोर्ट ने ये भी बोला कि कोई भी फ्रेश नेशनल डिजास्टर रिलीफ प्लान बनाने की जरूरत नहीं है कोविड-19 के लिए, एंड जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ रिलीफ हैं जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में आते हैं, जो प्रोवाइड किए गए हैं, वो दे आर इनफ
इन रिस्पेक्ट ऑफ कोविड-19 एज़ वेल, तो सेपरेट प्लान बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ ही वीडियो खत्म होता है। दीज़ आर सम जजमेंट्स इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर यू फॉर द पर्पस ऑफ एग्ज़ाम। इसके अलावा भी कुछ जजमेंट्स हैं, अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, डीपली पढ़ना चाहते हैं, यू कैन आइदर लुक ऑन द इंटरनेट और यू कैन सब्सक्राइब टू आवर कोर्स फॉर लीगल करंट अफेयर्स ऑन आवर वेबसाइट। एंड इन केस इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, then leave the same in the comment box below and I'll get back to you.